सोना चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। निवेशक और ट्रेडर्स के सामने बड़ा सवाल है कि क्या यह फ्रेश बाइंग का सही समय है या थोड़ा रुककर आगे देखना बेहतर होगा। आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर का ट्रेड कैसा रहेगा, कौन से लेवल पर बाइंग सुरक्षित है और किन परिस्थितियों में सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर बात करेंगे वेंचुरा सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड एनएस रामास्वामी से। मैं हूं कमल शर्मा। रामास्वामी जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार। नमस्कार कमल जी। नमस्कार रामास्वामी जी। हम देख रहे हैं कि देखिए, गोल्ड में अभी 2 दिन पहले काफी गिरावट का माहौल लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि वापस प्राइस बहुत नीचे की ओर आएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज गोल्ड और सिल्वर दोनों ने एक बेहतर बढ़त बनाई है। तो ऐसे में क्या सोना चांदी में यह समय फ्रेश बाइंग का है या बचना चाहिए? आ, कमल जी, सोना और चांदी में नई खरीदारी की प्रति जो लोगों का जो विश्वास है या जो रवैया वापर रहे हैं उनका जो थोड़ा बहुत मिला जुला हुआ है, जो बोलते हैं ना, जो मिक्स्ड सेंटिमेंट्स जो कहते हैं। तो इस फ्रेश बाइंग सोना और चांदी में इस मौजूदा भाव में लेने के लिए एक मिला जुला हुआ रवैया देखने को मिल रहा है। कुछ लोग खरीदना चाहते हैं और कुछ सोच रहे हैं कि चलो भाव में थोड़ा और इस ऊंचाई पर नहीं लेना है, थोड़ा घटत होने की बात लेनी चाहिए, इस तरह का रवैया चल रही है। मैं समझ रहा हूँ इस तरह का सोचते सोचते हमारे लिए जितने भी हम बोल रहे हैं ओवरबॉट जोन और टेक्निकली जो भी टेक्निकली जो व्यूज देते जा रहे थे उसको सबको बीट करते हुए सोना और नई ऊंचाई पे पहुंचते गई। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो खरीदारी के लिए तो मैं बिल्कुल अभी भी करनी चाहिए, और मैं समझ रहा हूँ एक गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ हम देखें तो इसमें इस ऊंचाई के भाव में थोड़ा को बहुत कॉशन तो रखनी पड़ेगी। और उसको देखते हुए एक बाइंग अभी भी बरकरार करनी चाहिए, बाइंग की सलाह ही दूंगा मौजूदा स्तर पर भी। लेकिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर सावधानी बरताने के लिए की सलाह दे दूंगा। क्योंकि किस तरह का कब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, किस तरह का इकोनॉमिक डेटा, आर्थिक स्थिति का यूएस में से भी जिस तरह का ट्रेंड जो है बदलाव आ सकती है, ये हमें नहीं दे सकती है। बट ट्रेंड जो है फिलहाल तेजी के रूप में है, और मैं समझ रहा हूं कि अभी भी मौजूदा हाल में बाइंग के साइड में रहना बहुत ही मुनासिब होगा। तो सर, ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता कि ट्रेड हमेशा ट्रेंड के साथ करना चाहिए और स्टॉप लॉस, जैसे आपने कहा कि मान लीजिए कोई भी ऐसी घटना घट जाए कि बाजार में बड़ी उथल पुथल हो, शायद नीचे की ओर आ जाए या ऊपर की ओर जाए, अगर फ्रेश बाइंग है नीचे की ओर आने का डर रहता है, तो वहां पर एक स्टॉप लॉस तो एक सबसे बड़ा सर हथियार है ही कि आप अपने स्टॉप लॉस को चेंज करते रहें जैसे बाजार चेंज हो। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत सुरक्षित हथियार होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 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 यूं नहीं देखना चाहिए सोना और चांदी के मार्केट को। इस तरह का उछाल को देखते हुए शॉर्ट करना मुनासिब नहीं होगा। जी। और ट्रेंड को चेंज करते हुए लॉन्ग साइड से जाके शॉर्ट साइड में पोजीशंस बिल्डअप करना ये मुनासिब नहीं होगा। पर आपने जो सही फरमाया अभी, वो वही लॉन्ग साइड में हमें स्टॉप लॉस को थोड़ा और बढ़त देते हुए और भी नजदीक से स्टॉप लॉस रखते हुए हमें वो राइड करनी चाहिए, यही मेरा सलाह होगा। लॉन्ग साइड से बिल्कुल हटनी नहीं चाहिए अभी फिलहाल। यदि रोक के खरीदनी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये मार्केट नहीं दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल ट्रेडर्स का मार्केट से मार्केट नहीं बढ़ रही है। मुख्य और कारण है जो आगे चल के हम बताते जाएंगे। तो ये ट्रेडर का एंगल से हम शॉर्ट बिल्डअप करनी चाहिए। ओवरसोल्ड मार्केट, ओवरबॉट मार्केट कहना मुनासिब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ज्यादातर रिस्क होगा उस तरह। लेकिन लॉन्ग करने से स्टॉप लॉस को अच्छी तरह से रीबिल्ड करते जाना अच्छा होगा इसमें। जी। तो ऐसे में सर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड सिल्वर का आउटलुक कैसा देखते हैं आप?
हाँ, इसमें थोड़ा बहुत अच्छी तरह से इसमें मैं जी प्रभावित हूँ, और मैं थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा करना चाहूंगा इस सवाल के लिए। मैं समझ रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, एक सेफ इन्वेस्टमेंट की एंगल से यदि हम देखें, जिस तरह का आर्थिक अनिश्चितता जो बोलते हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो बोलते हैं, या जिस तरह का राजनीतिक तनाव जो चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, और इन्फ्लेशन कंसर्न्स, ये सारे जो त्रि मुद्दा जो है, फंडामेंटल मुद्दा जो है, ये आपको मुख्य रूप में एक बता रही है कि हमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर एक इन्वेस्टमेंट एंगल से बिल्डअप करनी चाहिए, पहली बात। और हम ये भी मान के चलते हैं कि अक्टूबर 2025 में तो हमें शायद उछाल की संभवता बहुत ही ज्यादा दिखाई देने की संभावना है। तो मैं समझ रहा हूं कि अक्टूबर 25 कैन विटनेस ए फर्दर सर्ज या स्पाइक स्पाइक आ सकती है। इसका और एक मुख्य कारण यह है कि हमें, जब किसी को पता नहीं था, जब हम 3600 लेवल से लेके 3800 तक डॉलर पर आउंस, प्रति आउंस गया, हमें हमें सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि ये ट्रेडर का मेंटालिटी था, ये स्पेक्युलेटिव मेंटालिटी था, ये भाव बढ़ रही है। बट मुख्य कारण वो नहीं है। एक मुख्य कारण ये भी बनती है, वो है सेंट्रल बैंक्स। जिस तरह का हमें, जब रिपोर्ट आएगी अक्टूबर में, जब आएगी कि अगस्त और सितंबर में उछाल क्यों हो गया था, तब हमें पता चलेगी कि अच्छा, ये मुख्य कारण था। सेंट्रल बैंक्स की जो खरीदारी जो हो रही है, ये बहुत ही जोरदार हो रही है। मुख्य रूप में चाइना की बात करूंगा तो, क्योंकि जो ऑफिशियली डिस्क्लोज करते हैं या ऑफिशियली रिवील करने जा रहे हैं, वो ऑलवेज कम नंबर्स की होती है चाइना की, और उसके कम से कम 10 टाइम्स या 8 टाइम्स और 10 टाइम्स का एक्चुअली बाइंग हो रही है। और जी उनका उनका कारण यह है कि उनको रिवील नहीं करना है, क्योंकि उनको उनका हायर भाव में खरीदनी पड़ेगी, और वो खुद अपने जो है शैडो में ही काम करना चाहते हैं। दे वांटेड टू बाय, चाइना वांटेड टू स्टिल बाय मोर गोल्ड, रिजर्व्स में बढ़ाना चाहते हैं। सोवरिन वेल्थ फंड की भी बात करें, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्टर्स की बात करें, ट्रेडर को छोड़िए, ट्रेडर चेजिंग द मोमेंटम का तो अलग, साथ साथ में हम चल रहे हैं। तो ये सारा जो ट्रेंड है लॉन्ग टर्म में, प्राइस की तरफ भी यदि हम देखें, तो ये जो रैली लगभग $4000 की छूने की बहुत ही जल्द होने की संभावना है। ये होगी क्या नहीं, ये प्रश्न नहीं उठ रहा है, सिर्फ प्रश्न उठ रहा है कि कब होगी। तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ विल इट हैपन, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन विल इट हैपन। जी ये एक सवाल उठ रही है $4000 की। और रही बात चांदी की, इंडस्ट्रियल डिमांड, जब भी आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की पूछ रहे थे, इंडस्ट्रियल डिमांड इंक्रीज बढ़ती जा रही है चांदी की तरफ, कमोडिटी को देखते हुए। मैं समझ रहा हूं कि सोलर एनर्जी पैनल ले लीजिए, 5G टेक्नोलॉजी का बढ़त देख लीजिए, आगे चल के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो रुख है, ये सारा चीज जो प्रभाव है, शॉर्ट टर्म आउटलुक चांदी में करीब करीब 1,40,000 के आसपास तो है ही। बट मैं समझ रहा हूं कि बहुत जल्द 1,60,000 तक तो अगले साल में भी जाएगी। इस साल में करीब करीब 1,40,000 1,50,000 तक की संभावना है। और ये चांदी जो डॉलर टर्म्स में यदि हम माने, वो एक ब्रेकआउट मिल चुका है, $44 को पार करते हुए $45 को पार, अभी अब की भाव जो कॉमेक्स फ्यूचर में चल रही है। मैं समझ रहा हूं कि 2011 का जो हाई है, वो हाई $49.80 की थी कॉमेक्स की चांदी के। तो ये जो है $5 या $4 का जो उछाल जो है, वो लगभग बहुत ही जल्दी छूने की संभावना है। तो मैं समझ रहा हूं कि रिस्क पोटेंशियल शॉर्ट टर्म में, विलिंगनेस जिसका होगा, जो रिस्क पोटेंशियल उठाने की ये क्षमता रखेंगे, तो ये हायर शॉर्ट टर्म गेन्स मिल सकती है चांदी में ज्यादातर। सोना में एक लॉन्ग टर्म दृश्य से देखना चाहिए। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो अब ये सारे खेल जो है, इसमें जो रिस्क फैक्टर क्या बनती जा रही जी है सोना और चांदी में, एक है ये जो फेड जो है, यूएस फेड सेंट्रल बैंक जो है, वो ऑलरेडी वो एक दुविधा में है। वो उनका जो नियर टर्म का सिचुएशन इस तरह का है, जो रिस्क जो है उनका, वो है इन्फ्लेशन जो है अपसाइड की तरफ जा रही है।
और जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो डाउनसाइड की तरफ जा रही है। उस दुविधा में वो आर्थिक तनाव जो है, उनका आर्थिक कमजोरी जो दिखाई दे रहा है, इस दुविधा में वो 2%, 25-25 का दो कटौती होगा या नहीं होगा, इस तरह का रुख में हमें डायरेक्शन यही मिल रही है कि इंटरेस्ट रेट्स का कटौती होने की संभावना है। अक्टूबर 29 को एक अगला सुनाई है एफओएमसी का, दूसरा जो है दिसंबर 10 का। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो कंफ्यूजन, जो रिस्क फैक्टर अगर गोल्ड सिल्वर में होगा, और ये मुख्य रूप में होगा कि इन्फ्लेशन नंबर का कंट्रोल पे ध्यान देना होगा, और इंटरेस्ट रेट नहीं कटौती करेंगे तो दबाव आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है थोड़ा बहुत गोल्ड में। बट ये असंभव लग रहा है, क्योंकि आर्थिक कमजोरी इंडिकेट यही कर रही है। पीएमआई डेटा जो सितंबर की आई यूएस की, वहां पर भी हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एक्टिविटी एक्सपेक्टेशन से नीचे गिरा है। और जिस तरह का बिजनेसेस वहां पर जो चल रही है, हाई टैरिफ में काम कर रही है, इन्फ्लेशन स्टिकी है, और जो कंज्यूमर डिमांड जो है, स्पेंडिंग जो है, वो भी बहुत ही कम किस्म की हो रही है। तो मैं समझ रहा हूं कि आर्थिक तना कमजोरी की वजह से इंटरेस्ट रेट कटौती पक्का होने की संभावना है। गोल्ड और सोना में और चांदी में, दोनों में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म तो चांदी के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए सोना। जी, आपने जैसे कहा चांदी का, तो अपन देखें अगर जनवरी से लेके अभी सितंबर तक चांदी ने इसी साल में लगभग 53, 54, 54% रिटर्न दिया, और गोल्ड ने 46% के आसपास रिटर्न दिया है। तो और दूसरा जो आपने अभी कहा सेंट्रल बैंक की ने, देखे अभी तक किसी भी सेंट्रल बैंक ने कोई बिकवाली नहीं करी है गोल्ड की, उन्होंने बिल्कुल। खरीदा है। और चाइना की तो अब ये भी तैयारी है कि वो वहां पर ही एक ऐसा बिजनेस सेटअप करने जा रहा है कि आसपास के कई देश वहीं पे ट्रेडिंग करने लग जाए गोल्ड में। तो इसका मतलब है कि चाइना जहां सिल्वर का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ज्यादा करता है, वहीं अब वो गोल्ड पे भी ध्यान दे रहा है। तो आपने जो बात कही, देखिए करेक्शन आना रामास्वामी जी बाजार की हेल्थ के लिए शायद अच्छा भी होता है, लेकिन मंदी और करेक्शन, इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। शायद कई ट्रेडर इसी को नहीं समझते हैं, वो कह देते हैं कि आपने तो ये कहा था कि सोने चांदी के भाव बढ़ेंगे, लेकिन देखिए यहां मंदी आ गई। मंदी मतलब आपके इसको जरा परिभाषित कर दें, मंदी और करेक्शन। तो मेरे ख्याल से नहीं, दर्शकों को ये फायदा होगा कि इन दोनों में करेक्शन। अंतर क्या है। हाँ कमल जी, करेक्शन ये है जो हीटेड मार्केट जो भी है, जब तेजी से बढ़ रही है, उस हीटेड मार्केट में हमेशा एक जिगजैग मूवमेंट होती है जी। मार्केट में। टेक्निकली भी देखिए या प्राइस की प्लॉटिंग करके देखिए आप, और वो स्ट्रेट लाइन पे जाएगी तो इसका प्रभाव जो है बड़ा मात्रा में एक फॉल होगा। और ये प्रभाव नहीं होने के कारण इसमें बीच में होती है करेक्शंस। करेक्शंस में होती यह है कि आम ट्रेडर को रिटेल में, यदि आप ईटीएफ के बाइंग की बात करें, ये सारा जो भाव जो है, ऊपर की उछाल जो हो रहा है, वो मैक्रो पिक्चर के वजह से हो रहा है, हेवी इन्वेस्टमेंट डिमांड के वजह से हो रहा है, सेंट्रल बैंक के बाइंग के तरफ से हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग के तरफ से हो रहा है। आम आदमी, आप और मैं जो है इसमें जो सिर्फ एज ए ट्रेडर वी कैन पार्टिसिपेट। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो तेजी के तरफ में जब जाएगी, इस तरह का जब उनका स्टॉप होगी थोड़े बाइंग के लिए, बिकॉज उनका भी बाइंग, जैसा मैंने कहा चाइना का जो भी बाइंग होगी, वो हमेशा थोड़ा और करेक्शन के बाद दोबारा बाइंग करेंगे। तो ये इसको करेक्शन बोला जाता है, लेकिन रुख जो है वो तेजी का रुख है। और रही बात आप जो बैरिश मार्केट जो सेंटिमेंट बोलते हैं, वो है वो साइकिल खत्म होने के बाद। तो मैं समझ रहा हूं प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी, जब वो रुक जो है, ट्रेंड जो है, कंप्लीट साइकिल जब तक खत्म नहीं होगा। अभी आप पूछेंगे ये साइकिल कब खत्म होगा रामस्वामी, ये मैं भी नहीं जानता हूं ये, लेकिन रुक तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है, जैसा मैंने कहा कि 3,800 और $4,000 नजदीक, एकदम नजदीक दिखाई दे रहा है। दूसरा मुख्य मैक्रो जो हम सब भूल जाते हैं, जो बार बार मार्केट में ग्लोबल यूट्यूबिंग में भी बताई जाती है, वो है यूएस की डेट जो है, $37 ट्रिलियन जो है, लगभग हर साल 2 या 3 ट्रिलियन डॉलर बढ़ती जा रही है। इसके मुख्य रूप के कारण जो
गोल्ड का जो रिजर्व है वहां पर भी क्या वो रिवैल्यूएशन करेगी, ये बड़े प्रश्न की बात है। और वो $42 में उनका जो रिजर्व, उनका भाव में उनको बैठे हुए हैं, वो आज के 3,800 के भाव में नहीं है उनका वैल्यू। वो 42, केवल $42 के भाव में उनका रिजर्व है। क्या ये रिवैल्यूएशन होगा? यदि मान लीजिए इस तरह का बड़े बड़े आर्थिक चेंजेस आएंगे, तो मैं समझ रहा हूं कि गोल्ड में तो मैं समझ रहा हूं 4,000 5,000 भी कम लगाए लगाई दे रहा है मुझे। तो जी। यही है मुख्य कारण। मैं बता रहा हूं कि करेक्शन अलग बात है और मंदी के तरफ जो देखना वो अलग बात है। अब रामास्वामी जी, अभी नवरात्रि चल रहे हैं और यहीं से भारत में फेस्टिवल का सीजन शुरू हो जाता है। तो ऐसे में देखिए, अब दिवाली, धनतेरस, उसके बाद में शादियों का सीजन भारत में शुरू होता है। तो आप क्या देखते हैं कि डिमांड पे कोई असर होगा हाजिर आ, बाजारों में? नहीं, सही बात है। ये तो आप यहाँ यूट्यूब में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, यही चीज हमने कल चंद ज्वेलर्स से डायरेक्टली बात की है और जी। इंटरेक्ट किए। तो उन्होंने कहा कि जो डिमांड है बहुत ही कम आ रही है। डिमांड नहीं आ रही है ज्यादा, सप्लाई भी कम है। अभी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई दोनों कम है। और भाव तो ऊपर ही के भाव बोल रहे हैं ज्वेलर, थोड़ी ना हम रिटेल सेगमेंट के जैसा वो अलग भाव बोलेगा। वो सेम भाव होगा, इंटरनेशनल प्राइस के तुलने पे होगा और यूएसडी आईएनआर का कन्वर्जन के हिसाब से ही होगा। तो मैं समझ रहा हूं कि जो है फेस्टिव सीजन या इस तरह का जो ये सीजन जो है, शादी ब्याह की सीजन या जो भी है, प्रभाव जो है, इसमें थोड़ा प्रेशर सा बिल्डअप हो रहा है। बाइंग के ट्रेंड जो है वो सारे के सारे कस्टमर लोगों का ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। सोना महंगा होने के कारण लोग कम कैरेट के सोना खरीदते हैं और स्टाइलिश जो डिजाइन जो पसंद कर रहे हैं, ताकि बजट में आ जाए, उनकी खरीदी कर जो है वो कर सकें, खरीदी कर सकें। तो इस तरह का जो ट्रेंड है, या तो लाइटर वेट या लाइटर कैरेट का जो करते हैं, और जो कस्टमरी जो फेस्टिव सीजन में बाइंग करनी चाहिए वो बाइंग करते जा रहे हैं। पर ज्वेलर्स का भी कहना और उनका जो एक्सपीरियंस है वो यही बता रहे हैं कि डिमांड उतने पिकअप नहीं हो रहा है, डिमांड नीचे ही जा रहा है और सप्लाई भी नीचे जा रहा है। लोग मोस्टली ज्वेलरी को जाके अपनी ही ज्वेलरी को, एग्जिस्टिंग ज्वेलरी को कन्वर्ट कर रहे हैं और छोटा छोटा ग्राम्स में कुछ बाइंग करने जा रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि 25 से 30% हायर भाव के, ऊंचाई के भाव के कारण ये डिमांड जो है घटने की संभावना है, हालांकि ये फेस्टिव सीजन है। जी। अब अंत में रामास्वामी जी, देखिए, एक ट्रेडर के मन में हमेशा एक सवाल होता है कि वो कौन से प्राइस लेवल हैं जिन्हें ट्रैक करे और जहां वो अपने ट्रेड को अंजाम दे सके। तो गोल्ड के लिए पहले और फिर सिल्वर के लिए भारतीय रुपए में आप क्या देखते हैं? डॉलर रुपया के ट्रेड के डिफरेंस को भी इसमें शामिल कर लें। ठीक है। पहले पहले चांदी का एक जी। कमेंट मारूंगा। ये जो आर्थिक स्थिति जो है बढ़नी है, तो आज के दिन यूएस के जीडीपी के नंबर्स आ रही है, सेकेंड क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ। अभी ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ की एंगल में से जिस तरह का नंबर आने की संभावना रहेगी, इसमें से $45 वाला चांदी जो है आज या कल में ही एक उछाल दिखने के संभवता है। तो चांदी में लगभग, यदि इन्वेस्टर को बाइंग करनी है, तो मैं समझ रहा हूं कि कोई प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद लोअर बाउ में परचेस करने का रुक के देखना है। तो मैं समझ रहा हूं कि $43 और $42.50 अच्छा खासा लेवल है नीचे में खरीदने के लिए। बट फिलहाल हाल 45 का भाव में जो अब जो चल रही है, यहां 45 से लेके हमें तो टारगेट दिखाई दे रहा है 49.8, जो 2011 का जो टारगेट है लगभग 50 डॉलर का, वो ऑल टाइम हाई को छूने की संभावना है। और रुपी टर्म्स में अगर हम चांदी खरीदना चाहेंगे, तो डिप्स में खरीदने के लिए रुके हैं तो 1,32,000 की डिप के लिए रुक सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 1,28,000 के लेवल के लिए रुक सकते हैं। और ऊपरी स्तर जो टारगेट हमें देखने को मिलेगी वो करीब करीब 1.5 लाख हो जाएगी। 1,55,000 चांदी हमें दिखाई दे रही है। और रही सोने की बात, जो है सोना जो है 1,12,000 के आसपास का डिप के लिए वेट कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा और भी चांस लेनी है तो 1,10,000 तक रुक सकते हैं। लेकिन ऊपरी साइड पे जो टारगेट हमें दिखाई दे रहा है सोना में, वो 1,17,000 है और वहां से लेके 1,20,000 भी नजर आ रही है। और
इंटरनेशनल लेवल्स में कॉमेक्स फ्यूचर्स की तरफ देखें तो टारगेट 3880 और $4000 की है। देखिए गोल्ड जो स्पॉट में है 3800 अब तक छुआ नहीं है। 3791 का हाई बनाया था स्पॉट में। फ्यूचर जो बन गया था 3824। तो मैं समझ रहा हूं कि एक बार 3800 स्पॉट में भी पार कर देगी तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो है 1,17,000 1,20,000 का संभवता डेफिनेटली है गोल्ड में। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर रामास्वामी जी? हाँ कमल जी, हम लोग डेरिवेटिव्स में कमोडिटीज में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा रिसर्च है, स्टडी कर रहे हैं बुलियन मार्केट का। और ये स्टडी का हम लोग प्रभाव जो है क्लाइंट्स की तरफ स्प्रेड कर रहे हैं। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया थैंक यू। रामास्वामी जी। नमस्कार।